हेलो दोस्तों, विद्या बिंदु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 40 क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो इंटर के साथ साथ जनरल कंपटीशन में सभी प्रकार के जो जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए 40 क्वेश्चन का आंसर। पहला जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यानी प्राचीन भारत में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है कि हमारे देश में 16 महाजनपद था। उसमें ये प्रमुख महाजनपद अंग, कौशल, गांधार और मगध। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे शक्तिशाली कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगिरी थी, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 2, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, या समुद्र का किनारा, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दूसरा नंबर का वो हो जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी जहां लोग अपना घर बना करके अस्थायी रूप से रहते हैं, बस जाते हैं, उसको जनपद कहा जाता है। और यही संख्या जब बड़ा हो जाता है, ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं एक जगह, एक वैसे स्थान पे, तो उसको कहा जाता था महाजनपद। यानी पहले जनपद का निर्माण हुआ, उसके बाद वहां की जनसंख्या जब काफी बढ़ गई तो उसको फिर महाजनपद की संज्ञा दी गई। दूसरा नंबर है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गण संघ कहा गया है, कि राजतंत्र कहा गया है, कि गणतंत्र कहा गया है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणतंत्र। यानी बज्जी जो है उसको जो सामाजिक ग्रंथ है उसमें गणतंत्र कहा गया है। यानी कहा जाए तो पूरे विश्व का अगर सबसे प्राचीन गणतंत्र कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका बज्जी। बज्जी में एक लिच्छवी गणतंत्र था जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन गणतंत्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गणतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कि समुद्रगुप्त, कि अजातशत्रु? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? यानी 78 ईस्वी में, कि 57 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, कि 78 ईस्वी पूर्व में? कनिष्क जो कुषाण वंश का ये राजा थे और इनका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। यानी इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 78 ईस्वी में। और इसी के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में जब इनका कनिष्क का राज्यारोहण हुआ तो ये अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत चलाया था जिसको कहा जाता है शक संवत। शक संवत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था। क्यों किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। अगला क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किस राजा ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI है। ए में है बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, कि अशोक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अशोक। अशोक ने धम्म नीति की शुरुआत किया था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था, लेकिन अशोक ने अपने स्तर से कुछ नियम बनाए थे, कुछ नीति लागू किए थे जिसको कहा जाता है धम्म नीति। धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने किया था, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया।
अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देख लेते हैं क्या है। अगला है मेगास्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? अब व्यापारी था कि गुलाम था कि चिकित्सक था कि राजदूत था? ये जो मेगास्थनीज जो था वो क्या था? व्यापारी, गुलाम, चिकित्सक की राजदूत? ये हो जाएगा आपका राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहा गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री भारत आया था। हैनसांग, फाहियान कि अल-बरूनी कि इनमें से कोई नहीं? इसमें बताइए आप लोग कौन सा आया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, फाहियान। फाहियान जो चीनी यात्री था वो गुप्त काल में भारत आया था। उसके बाद 9वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कालिदास, चाणक्य, अल-बरूनी, मेगास्थनीज। अब जो है अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य, यानी बी नंबर सही। चाणक्य को और कई नामों से जानते हैं, जैसे चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। इनका एक और नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता है, कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनको 3 नामों से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है? आगे है आपका प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या हरिसेन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिसेन, यानी प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो हरिसेन हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी VBI है। मेगास्थनीज है कि चाणक्य है कि कालिदास है कि मीराबाई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला नंबर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, महाजनपद काल, यानी स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? आपका जो ये सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, यानी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए गए थे, बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था, जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय राजा से की गई है? किस यूरोपीय राजा से किया गया है? यानी हिटलर से कि नेपोलियन से कि मुसोलिनी से कि बिस्मार्क से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के राजा नेपोलियन से किया गया है, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक ने एक युद्ध किया था, बहुत निर्णायक युद्ध था। अशोक में इस युद्ध के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। एक कलिंग युद्ध हुआ था 361 ईस्वी पूर्व में कि 261 ईस्वी पूर्व में, 461 ईस्वी पूर्व में कि 462 ईस्वी पूर्व में? बताइए आप लोग कौन सा सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग कहाँ था? कलिंग कहाँ था? कलिंग था उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब इसी युद्ध जो कलिंग युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा नीति को अपना लिया, युद्ध नीति को त्याग दिया और
अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चल देते हैं, युद्ध नीति को त्याग कर देते हैं। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? एक कट गया है थोड़ा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक बिंबिसार कि अशोक कि उदयन, यानी पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं कि कौटिल्य हैं कि कालिदास हैं कि विशाखदत्त हैं? ये मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है इसके लेखक विशाखदत्त हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद है 17 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया? यानी उदयन ने जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया वो किस नदी के संगम पर किया? गंगा जमुना, गंगा गंडक, फल्गु पुनपुन की गंगा और सोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा 18 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक एक कौटिल्य है कि कालिदास है कि कल्हण है कि रैदास हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का राजा था? महान सम्राट जो अशोक था वो किस वंश का राजा था? मौर्य वंश की, गुप्त वंश की, नंद वंश की, मुगल वंश? बहुत हल्का क्वेश्चन है, यानी अशोक ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मौर्य वंश के राजा थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक था कि चाणक्य था कि चंद्रगुप्त मौर्य था कि चंद्रगुप्त द्वितीय था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध के सम्राट धनानंद को हराया था और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। अभी किस नंबर क्वेश्चन? 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? यानी भारत में प्राचीन काल में 16 महाजनपद था, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका सारा वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये दो बौद्ध ग्रंथ है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों पुस्तक जो है 16 महाजनपदों की जानकारी देती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर कह रहा है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य के संस्थापक ए बिंबिसार की, बिंदुसार की, अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य? बहुत हल्का क्वेश्चन है, यानी मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार था। ए ऑप्शन सही। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, यानी मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। महाभारत काल में ऐसे और इसके पहले के कुछ राजा के नाम मिलते हैं। वृषद्रथ वंश का, जिसका प्रसिद्ध राजा जरासंध है,
उसकी जानकारी महाभारत काल में मिलती है, सीमित जानकारी है। यानी मगध के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो बिंबिसार को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? यानी त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? हिंदू धर्म का है कि जैन धर्म का है कि ईसाई धर्म का है कि बौद्ध धर्म का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन है देख लेते हैं। एक है विनय पिटक, विनय पिटक, उसके बाद है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, उसके बाद है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, पिटक। यानी ये 3 पिटक हैं जो बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और ये बुद्ध भगवान का जो बौद्ध धर्म जो स्थापना किए थे उन्हीं के नियम कानून, उनके सिद्धांत के बारे में ये तीनों किताब में लिखा हुआ है। पिटक का अर्थ क्या होता है? यहाँ जो पिटक है, पिटक का अर्थ होता है टोकरी। यानी किस चीज का टोकरी? ज्ञान की टोकरी। 24 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने ली थी? यानी किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य कि अशोक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? यानी प्रयाग प्रशस्ति जो लेख लिखा गया है वो किस राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त द्वितीय कि समुद्रगुप्त कि स्कंदगुप्त? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। यानी प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। उसके बाद आपका हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन, किस राजा को प्रियदर्शी कहा गया है? बिंबिसार को कि कनिष्क को कि अशोक की समुद्रगुप्त को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक को। अशोक का नाम प्रियदर्शी भी मिलता है या कहीं कहीं प्रियदर्शी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अशोक का प्रियदर्शी का मतलब कि देवताओं के प्रिय। यानी अशोक ने प्रियदर्शी को उपाधि धारण किया था। वो कहते थे कि हम जो हैं भगवान के सबसे प्रिय आदमी हैं, देवताओं के एकदम प्रिय आदमी हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर जो है, 27 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कौन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उदयन ने किया था, अजातशत्रु ने किया था या अशोक ने किया था कि घनानंद ने किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही चलाया था धम्म नीति। धम्म नीति कौन चलाया था? अशोक चलाया था। और धम्म नीति के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? महाभाष्य के लेखक चाणक्य हैं कि कालिदास हैं कि पतंजलि हैं कि कौटिल्य हैं? अब महाभाष्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसके लेखक पतंजलि हैं। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है महाभारत युद्ध कितनों दिनों तक चला था? यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कितने दिनों तक लड़ा गया? 28 दिन, 14 दिन कि 18 दिन कि 1 महीना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चला। ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? ये भारत के हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र है। उसके बाद है आपका अगला जो है क्वेश्चन वो है महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की?
महाभारत की रचना किसने किया? इसको देख लेते हैं। महाभारत की रचना किसने किया? कालिदास किया कि मीराबाई किया कि वेद व्यास किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेद व्यास, यानी महाभारत की रचना वेद व्यास किया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा गया है? दुर्योधन को कहा गया है कि भीष्म को कहा गया है कि अर्जुन को कहा गया है कि शकुनी को कहा गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीष्म, यानी भीष्म को महाभारत में गंगा पुत्र कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र कहने का मतलब कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध चला था? कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध चला था, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मतलब महाभारत। महाभारत में कौन जीता था? मंगोल जीता था कि मुगल जीता था कि पांडव जीता था कि कौरव जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडव। महाभारत के युद्ध कौन जीता? पांडव जीता, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। 33 नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीष्म की कि अर्जुन की, युधिष्ठिर की कि इनमें सभी की? द्रौपदी जो थी इनमें सभी की, यानी भीष्म की, अर्जुन की, युधिष्ठिर की, सभी की पत्नी थी। ये 5 भाई थे, पांचों की पत्नी थी द्रौपदी। 34 नंबर, आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम का वर्णन है? यानी कहा गया है कि आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की जो है 4 व्यवस्था होती है, तो वो कौन सी है? 6, 8, 4 की 16? कितने प्रकार के आश्रम हैं? 4 प्रकार की आश्रम की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, पैंतीस नंबर, अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? यानी प्राचीन काल में बहुत प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, उसमें अश्वमेध यज्ञ जो था काफी इंपॉर्टेंट यज्ञ था। वो किस लिए किया जाता था? चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, कि पुत्र प्राप्ति के लिए, कि बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के लिए। ये जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था वो ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। यानी चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इसमें क्या होता था कि जो शक्तिशाली राजा होता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था, और वो घोड़ा जहां तक जाता था, जिस भी राजा के क्षेत्र में चला जाए वो उसका क्षेत्र माना जाता था। अगर कोई राजा उस घोड़ा को पकड़ लेता है तो समझ लो कि वो युद्ध देने की न्योता दे रहा है, और उस राजा के साथ चक्रवर्ती राजा का युद्ध होता था। अगर वो जीत गया युद्ध तो चक्रवर्ती राजा उसके साथ उसका जितना भी मतलब क्षेत्र रहता था वो सब अपने साम्राज्य में मिला लेता था। यानी चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसके बाद 36 नंबर, मनु स्मृति में कितने प्रकार की विवाहों का वर्णन है? यानी मनु स्मृति जो हिंदू धर्म की एक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसे हिंदुओं का संविधान कहा जाता है, हम लोग मनु संविधान भी बोलते हैं। तो उसमें विवाह कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? 4 प्रकार के, कि 6 प्रकार के, कि 8 प्रकार के, कि 16 प्रकार के? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। 8 प्रकार से विवाह किया जाता था। उसके बाद आपका अगला नंबर आ गया 37 नंबर, बहुत हल्का क्वेश्चन है दोस्त। वेदों की संख्या कितनी है? 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है? कौन सा? 4 ऑप्शन है, ये डी मान लेते हैं। 2, 4, 6, 8, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 वेद है। 4 वेद जान लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहला जो है वो है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा नंबर का जो है, 1 नंबर हो गया ऋग्वेद, दूसरा नंबर है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा नंबर है आपका सामवेद, सामवेद। और चौथा नंबर है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद। 4 वेद हैं, इसमें ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसी के नाम पर ऋग वैदिक सभ्यता भी चली थी, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। ऋग वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उसके बाद का जो उत्तर वैदिक काल है उसमें तीनों वेद की रचना की गई है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई। सबसे प्राचीन वेद भी आपका ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? यानी महाभारत जो लिखा गया था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था कि हिंदी में लिखा गया था कि पाली में लिखा गया था कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संस्कृत। संस्कृत महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? नारद स्मृति, गौतम स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं लास्ट में क्या है। बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? यानी कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? श्रीलंका में कि सीरिया में कि नेपाल में कि ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ नहीं हुआ? इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि ब्रिटेन में। बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ और बाकी ये सब जगहों में प्रचलित हुआ। तो आज के लिए इतना ही। देखिएगा आप लोग को कितना नंबर आता है इसमें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो है इंटर के साथ साथ ये जनरल कंपटीशन में जीएस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।